मेकअप अच्छा लगता है, कुछ लोग को बुरा लगता है। हम्म। और खासकर लड़कियां जब कभी भी घर से बाहर जाती हैं तो बिना मेकअप करके ही नहीं जाती हैं। हम्म। और हम लड़के क्या है कि हमको अगर कहीं जाना हुआ तो बस पैंट हम्म। शर्ट पहना, थोड़ा सा क्रीम पाउडर जो लगाना हो तो लगाया, थोड़ा सा कंघी उंगी किया एंड देन निकल गए। हम्म। तो लड़कियां इतना मेकअप क्यों करती हैं? बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका, मुझे ये सवाल बहुत पसंद आया क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन में भी मैंने देखा है, मेकअप आर्टिस्ट के भी देखा है, लोग कहते हैं 5 किलो मेकअप थोप लिया, 10 किलो थोप लिया, 150 किलो थोप लिया। तो मतलब कि लड़कों को जो है लड़कियों के मेकअप और श्रृंगार से दिक्कत है। भैया 16 श्रृंगार मैम जो मुझे है। दिक्कत नहीं है, हाँ। ऑडियंस का सवाल आप था ये। ऑडियंस का नाम ले लेकर के अपने मन की भड़ास उतनी देर से निकाल रहे हैं, मैं सब जान रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा पहुंची हुई हस्ती हूँ, सब समझ जाती हूँ कौन सी चिड़िया कहाँ जाने वाली है। तो मैं बताती हूँ, श्रृंगार 16 श्रृंगार किसके लिए बना हुआ है? महिलाओं के लिए बना है, औरतों के लिए बना है, सिंदूर बना है, बिंदी बना है। आप लोग शादी में जाते हैं, आपके पास क्या वैरायटी है? कुछ नहीं है। काला पैंट, ब्लू जीन्स, व्हाइट शर्ट, एक तो घड़ी डाल लिया, आप सब शादी में जाते हैं एक जैसे दिखते हैं। हमको देखिए, पिंक कलर की साड़ी तो पिंक जूती, पिंक ज्वेलरी, पिंक इयररिंग, पिंक बिंदी, है ना। हम कहीं जाते हैं तो सुंदरता हमारी वजह से आती है, ग्लैमर हमारी वजह से आता है। आप लोग होते, औरतें ना होती तो दुनिया में ना वीरान हो जाते पूरे। बताओ भैया, सही कह रही हो कि नहीं सही कह रही हो? बताओ। है आप लोग शादियों में क्यों जाते हैं? लड़कियों को ही तो देखने जाते हैं कि वो सुंदर दिख रही होती। सुंदरता हमारी वजह, सुंदरता आता है श्रृंगार से, तो हम श्रृंगार करते हैं। भैया आपको क्या दिक्कत हो रही है? अब आपकी बीवी आएगी कल को तो उसको श्रृंगार नहीं करें? ठीक है, उसको खाना पीना ना खिला सके, घुमा फिरा ना सके, लानत है आपके ऊपर भैया। नखरे उठाओगे तो अपनी बीवी के ना उठाओगे, और दूसरा पड़ोसी थोड़ी है, पड़ोसी उठाएगा तो उड़ा भी ले जाएगा। ठीक है मैम, मैं समझ गया मेकअप क्यों जरूरी है। ना जरूरी है ना, मान गए ना। जैसे कि मुझे हमेशा से था कि यार मेरे घर में इन्वर्टर कब लगेगा, एसी कब लगेगा, इतनी गर्मी मैंने सह ली थी कि मुझे कूलर की वक़्त पता थी, एसी की वक़्त पता थी। लाइट चली जाती थी, हम लोग छत में रात रात भर तक जगते रहते थे, बैठे रहते थे। तो मुझे लगता था कि मैंने अपना जीवन तो किया ही है इस तरीके का, जिस तरीके से मैं जी रही हूँ, और जिसको मैं दुनिया में लेके आई हूँ उसको भी मैं वही सब स्ट्रगल करवा रही हूँ। तो इस वजह से मैंने मेकअप आर्टिस्ट की इंडस्ट्री में ज्वाइन किया, काम करना स्टार्ट किया। लेकिन ये मैं एक कटु सत्य आपको बताना चाह रही हूँ, बांदा में और बुंदेलखंड में आज भी औरतें आदमियों से बहुत पीछे हैं। लड़कियों का निकलना यहाँ इतना दुश्वार है, बहुओं का तो आप बिल्कुल छोड़ ही दीजिए। आज भी बड़े बड़े घरों की मैं आपको बात बता रही हूँ, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों की मैं बात बता रही हूँ, वहाँ पे आज भी वहाँ की बहुएं साड़ी पहन के रहेंगी, घूंघट करके रहेंगी। उनको शादी के बाद जॉब करना अलाउड नहीं होता। उनका कहना होता हमारे पास ऑलरेडी इतना पैसा है, आपको क्या ज़रूरत है काम करने की? काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं किया जाता, काम अपने खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए भी किया जाता है। मैं एक ऐसी इंसान रही हूँ बचपन से कि मुझे अपने पापा से भी कभी भी हाथ फैलाना, पैसे मांगना पसंद नहीं था। तो मेरे दिमाग में ये क्लियर था कि मैं भले ही किसी के यहाँ पे झाड़ू पोछा भी करूँगी, लेकिन मैं अपनी खुद की हार्ड कोर मनी अर्न करूँगी, कि मैं अपने एक्सपेंडिचर के लिए, अपने खर्चे के लिए किसी के लिए भी आंसरेबल ना हूँ कि मुझे ये पैसा मैंने यहाँ खर्च किया, ये पैसा मैंने यहाँ खर्च किया है। इस वजह से मेरे अंदर जो ना काम करने का जो जुनून है, ये इसी वजह से है। और हमारे एरिया में माँ बाप लड़की के दहेज के लिए 10-20 लाख रुपए इकट्ठा कर लेंगे, उसके दहेज के लिए पैसा दे देंगे, एक अजनबी को पैसा दे देंगे, लेकिन अगर वही लड़की बोल देगी कि उसको अपना करियर बनाना है, पढ़ाई करना है या कोई स्किल को डेवलप करना है, नहीं देंगे। ये सबसे बड़ा सत्य है। मेरे यहाँ पे बच्चे आते हैं, बुंदेलखंड में। मेरे यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं जो बोलते हैं मुझे ये चीज आकर के कि मैम हमें करना है, पर हमारे पापा हमको 40,000 रुपए नहीं दे रहे हैं आपके यहाँ कोर्स करने के लिए। वही वो बोलते हैं कि वही 10 लाख 20 लाख रुपए दहेज के लिए इकट्ठा किए हैं। बिल्कुल। तो आप लोग एंड मैम एक चीज और है, स्टार्टिंग से ही जैसे बेटी पैदा होती है, घर वाले उसके पढ़ाई के अलावा सबसे पहले उसके दहेज के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल, वो इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं कि ये कितना प्लाट दहेज ले देना लेते है। हैं, उसकी शादी में हेल्प होगी। आप ये क्यों नहीं सोचते हैं, जैसे आप बेटे के लिए सिक्योर करते हैं कि हम ये इतना पैसा जोड़ लेते हैं, उसकी पढ़ाई में हेल्प करेगा। मुझे लड़कों से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है मेल आर टू इनोसेंट फॉर दिस राइट नाउ। जो भी सिचुएशन चल रही है आसपास की, मेल जो है वो काफी इनोसेंट है। प्रॉब्लम इस चीज की है कि जो पेट्रियार्की का जो माइंडसेट है ना लोगों का, कि आप एक तरफ तो कहते हो बेटा बेटी समान है, लेकिन बचपन से आप लड़के की पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा करो, लेकिन लड़की की शादी के लिए इकट्ठा कर रहे हो। मतलब लड़की का मोटिव क्या है? बड़ी हो, शादी करो, बाल बच्चे पालो, पति की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो। सेवा करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपने करियर को छोड़ करके, अपने एक अस्तित्व को छोड़ करके बिल्कुल इस चीज में घुस जाना,
हाँ, अगर आप हाउसवाइफ बनना चाहती हैं, वो आपको अच्छा लगता है, मुझे उस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मुझे वहां है जब लोग करना चाहते हैं लेकिन परिवार उन्हें करने नहीं सपोर्ट नहीं देता, करता, नहीं करता। नहीं सपोर्ट मेरे नहीं। साथ भी हुआ है। मेरा सबसे बड़ा सपोर्टर रहा है मेरा हस्बैंड। उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और माई की तरफ से मेरे पापा मम्मी ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरी बहनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरे भाई ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और इधर से मेरा जो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम था वो मेरे हस्बैंड थे। उन्होंने मेरे लिए अपना करियर को सैक्रिफाइस किया और मुझे आज आगे बढ़ाया। हमारे यहाँ पे पता है मेंटालिटी क्या है? मैं आपको एक बात बताती हूँ, बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। जी। औरतें क्या बोलती हैं, ज्यादातर आपने सुना होगा, मेरे पापा ये हैं, मेरा भाई ना आर्मी में है, मेरे भाई का ये बिजनेस है, मेरे हस्बैंड का ये बिजनेस है। बिल्कुल। इस चीज को कह के वो बहुत प्राउड फील करती है ना? वो ये नहीं बोलते कि मैं क्या कर रही हूँ। बिल्कुल, उनको इस चीज से मतलब ही नहीं है कि आप क्या हो, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आपके फादर क्या करते हैं, आपके ब्रदर क्या करते हैं, डजंट मैटर। आप क्या करते हो, दैट मैटर्स। जीवन में ईश्वर ने आपको इस पृथ्वी में भेजा है इंडिविजुअल पर्सनालिटी के साथ। ये रिश्ते तो हमसे बाद में जुड़े हैं ना। तो अगर जो औरतें ये दिखा करके अपना एक हुकूमत जताना चाहती है ना, मैं उनसे ये सवाल करती हूँ कि आप दूसरों को क्वेश्चन करते हो। वर्किंग वुमेन्स को सबसे ज्यादा टारगेट अगर कोई करता है तो वो वुमेन्स ही टारगेट करती हैं, औरतें ही टारगेट करती हैं। मेरे कमेंट सेक्शन में आपको एक मर्द का हेट कमेंट नहीं मिलेगा, एक आदमी का हेट कमेंट नहीं मिलेगा, सभी हेट। मैम वो तो और पसंद ही करते हैं आपके लुक्स को एंड जो आप कंटेंट क्रिएट करते हैं। यस, बट सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना वो एक फीमेल को होती है, एक औरत को होती है कि तुम क्यों कमा रही हो, तुम क्यों बाहर जा रही हो काम करने, तुम अपना बच्चा नहीं पाल रही हो, तुम अपने पति की सेवा नहीं कर रही हो, अपने सास ससुर की सेवा नहीं कर रही हो, तुम्हें क्या पता है बहन की मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। तुम तो कैमरे के पीछे बैठ के बेड में लेट के रजाई ओढ़ के टाइप कर दिया तुमने कमेंट सेक्शन। तो मैं ऐसे लोगों से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपने कमेंट की बात की तो मैं रिसर्च कर रहा था, तो मैंने एक कमेंट पढ़ा था जिसमें लोग आपके कपड़ों के बारे में बोल रहे थे। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? इस पर मैं ये कहना एंड लोग ये भी बोलते हैं कि आप अभी रिसेंटली आप थाईलैंड ट्रिप भी आपने किया। हाँ। आप शो ऑफ बहुत ज्यादा करती हैं। शो ऑफ करती हूँ क्योंकि वो शो ऑफ करने के लिए मैंने हार्ड कोर मेहनत की है। आज मैंने साड़ी पहनी हुई है, किसी का एक कमेंट नहीं आएगा। जिस दिन मैंने शॉर्ट कपड़े पहने होते हैं सबके कमेंट आ जाते हैं। भैया वो पैसे मेरे हैं, कपड़े मैंने अपने पैसों से खरीदे हैं, ट्रिप मैं अपने पैसों से कर रही हूँ। लोग मुझे बोलते हैं अपने पति को घुमा रही है, मेरे पति में इतना दम था, उसका लक इतना अच्छा था कि मैं उसको घुमा रही हूँ या वो मुझे घुमा रहा है। तुम में दम हो तुम भी घुमा लो अपने पति को। तो अगर मैं अपने हस्बैंड के साथ में घूम रही हूँ फिर रही हूँ, अपने परिवार के साथ में घूम रही फिर रही हूँ, छोटे कपड़े पहन रही हूँ, मुझे पसंद है छोटे कपड़े पहनना। हाँ, मैं एरिया देख के पहनती हूँ। मैं बांदा में कभी छोटे कपड़े नहीं पहनती। मैं अपने गांव जाती हूँ तो मैं साड़ी पहनती हूँ, पल्लू यहाँ तक रखती हूँ। लेकिन अगर मैं थाईलैंड जा रही हूँ मैंने छोटे कपड़े पहने हैं तो वो मेरा पर्सनल चॉइस है, दैट इज माई पर्सनल स्पेस। मैं आपके स्पेस में एंटर नहीं करी, आप मेरे स्पेस में एंटर मत करिए। मैम आपको कोलैबोरेशन आते हैं इंस्टाग्राम पे? हाँ, इंस्टा पे भी आते हैं, यूट्यूब पे भी आते हैं। ब्रांड्स के काफ़ी सारे मैंने कोलैब किए हुए हैं। लॉरियल हो गया, Forever 52 हो गया, बहुत सारे ब्रांड्स है, पेड भी किया है, बाटर भी किया है, आते हैं। ओके। तो मैम आप इतना ज़्यादा फेमस है एंड आपकी एक सोशल प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छी है, तो फिर पैसा भी आपको बहुत अच्छा पे करते होंगे वो। भैया मेहनत क्या है यार, मैंने पैसा कमाने के लिए तो पे तो करेंगे ही वो। तो क्या आपने कभी ऐसा किया है केवल पैसों के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी, आपने कोई गलत प्रोडक्ट या सर्विसेज आपने प्रमोट की हो? देखो, मैं कोई दूध की धुली तो हूँ नहीं। अगर मुझे कोई 1-2 लाख रुपए चार्ज करेगा, पे करेगा ना, तो मैं ज़रूर करूँगी। पर अभी तक मेरे तो इतने अच्छे फॉलोअर नहीं है कि मुझे ऐसा कोई प्रमोशन आया हो, लेकिन लोग करते हैं ये, और ये बहुत करते हैं। मेरे खुद के स्टूडेंटों के साथ होता है, ठीक है। क्या होता है कि हम एक इंस्टाग्राम पे एक कोई मान लीजिए फेमस पर्सनालिटी है, उसको हम फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने कोई ब्रांड प्रमोट किया तो वो ये कह के प्रमोट करते हैं कि मैंने ये यूज किया, मैंने ये किया। आप ये बताइए, एक ही डेट पे एक ही ब्रांड के हर एक इन्फ्लुएंसर के पेज पे स्टोरी आ रही है, वीडियोज आ रही है, मतलब एक प्रोडक्ट जो है एक ही दिन सबको पसंद आने लग गया। तो ये तो ऑडियंस को समझना चाहिए ना कि ये पेड प्रमोशन कर रहे हैं या ये जेन्युइन प्रमोशन कर रहे हैं। जो जेन्युइन प्रमोशन कर रहा होता है, जैसे मैं अगर किसी प्रोडक्ट को यूज करती हूँ, कम से कम उसको 6 महीने में प्रोडक्ट को यूज करती हूँ हर एक स्किन टाइप के ऊपर, तब जाके अगर मुझे वो अच्छा लगता है तो मैं प्रमोट करती हूँ, ठीक है। तो ये ऑडियंस को समझना चाहिए कि जो बंदा बार बार प्रमोशन कर रहा है, रेगुलर स्टोरीज डाला, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, आप समझिए कि वो कहीं ना कहीं पेड प्रमोशन कर रहा है। वो प्रोडक्ट में उतनी दम नहीं है, वो अपनी रियल ब्राइड के ऊपर कभी भी वो प्रोडक्ट नहीं लगाएगा। जैसा कि आपने अभी बताया कि आप एक हाउसवाइफ भी हैं, बिल्कुल, और आप एक मदर भी हैं, एंड इसके साथ साथ आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। बिल्कुल। तो कैसे आप ये तीनों को मैनेज करके एक साथ चलती हैं? मैंने एक जगह एक लाइन सुनी थी कि एक औरत
जब काम से लौटती है तो वो काम से काम में ही लौटती है। एक आदमी जब घर आता है तो वो सोचता है मैं जाऊंगा, रिलैक्स करूंगा, खाना मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। पर जब एक औरत घर आती है काम करके, तो वो ये सोच रही होती है रास्ते में कि मुझे शाम को जाके ये खाना बनाना है, ये रोटी बनानी है। True. क्योंकि बचपन से हमारी मेंटालिटी ये बना दी गई है कि घर का काम जो होता है वो औरत के हिस्से में ही आता है। हाँ, यदा कदा आपका हस्बैंड हेल्प कर देगा, सकता है। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और घर की, बच्चे की, किचन की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पता नहीं कैसे, वो मुझे भी आज तक समझ नहीं आया। हम मेरे हिस्से कैसे आ गए मुझे नहीं पता चला। मतलब मैं ये सवाल अपने हस्बैंड से भी करती हूँ कि आपके हिस्से में ये काम कभी नहीं आया कि खाना आपको बनाना है? ये आपके दिमाग में नहीं है क्वेश्चन। आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि मुझे घर बनाना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे प्लॉट खरीदना है, मुझे सेविंग्स करनी है। लेकिन मेरे दिमाग में ये सारे सवाल तो है ही कि मुझे ये करना है, ये करना है, लेकिन मुझे ये भी है कि मुझे घर में खाना भी बनाना है, कपड़े भी धोने हैं, काम भी करना है। तो हाउसवाइफ मैं इसलिए अपने आप को कंसीडर करती हूँ क्योंकि मैं अपने घर का सारा काम करती हूँ। और वर्किंग वुमेन के लिए एक वर्किंग वुमेन होना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और क्योंकि जो हमारा रेस्ट टाइम होता है, क्योंकि आप सुबह उठते हो, घर का काम करते हो, दोपहर में रेस्ट कर लेते हो, शाम को उठते हो, काम कर लेते हो, लेकिन वर्किंग वुमेन का जो रेस्ट टाइम होता है उस समय पे वो अपना करियर बना रही होती है और काम के समय पे काम कर रही होती है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर आपका पार्टनर अच्छा है, अगर आपने जैसे शादी की, अगर वो अच्छा है, तो ये जो जो पहिया क्या होता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपके हस्बैंड ने कभी आपके लिए खाना बनाया हो, लाइक आप स्टूडियो से जब घर आ रहे कभी ये लेट तो हो गए? सब जानते हैं कि जब जब मेरी ब्राइड्स होती हैं तो चाय नाश्ता वो सब मेरे हस्बैंड ही करते हैं। ये मेरे सारे क्लाइंट्स को भी पता है, मेरी ब्राइड्स को भी पता है, मेरे स्टूडेंट्स क्यूट। को भी पता है। और करते हैं वो, क्योंकि जब वो थके होते हैं तो मैं उनका करती हूँ, जब मैं थकी होती हूँ तो वो मेरा करते हैं। तो टच वुड, मतलब इस चीज़ में मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मेरा बढ़ने में सबसे ज़्यादा योगदान मेरे हस्बैंड का ही है। एंड ही इज़ अ रियल मैन ऑफ माई लाइफ। इस इंडस्ट्री में भी वो मुझे लाए हैं। उन्होंने मुझे ऐसे समय पे सिखाया है जब वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक थे। आदमी अपने बारे में पहले सोचता है, अपनी औरत के बारे में नहीं सोचता। मेरे हस्बैंड एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं या ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं जहाँ पे औरतों को घर से बाहर नहीं निकाला जाता है, अलाउड ही नहीं होता है। आप जितना मुझे देख रहे हो, आई डोंट थिंक सो कि इतना आसपास भी मेरे इतना होगा कोई बंदा जो इतना जो है फ्रैंक हो सकता है या अपने करियर के लिए या अपनी चॉइसेस को लेकर के वो इतना सिक्योर हो सकता है। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ माई पार्टनर, बिकॉज ही केयर फॉर मी, ही लव फॉर मी। एंड जब मैं रात में थकती हूँ तो वही मेरे कमर दबा रहे होते हैं, वही मेरे मुंह में खाना डाल रहे होते हैं। तो मेरी दुनिया जो है वो पूरी दुनिया मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा है। बस मैं उन्हीं के लिए कर रही हूँ जो कुछ भी कर रही हूँ। एंड आई एम अ वेरी प्राउड वुमेन। और बहुत सारे लोग मेरे हस्बैंड को भी टारगेट करते हैं, पता है आपको? क्योंकि अगर एक फीमेल काम कर रही होती है, मेल, और अगर मेल थोड़ा सा इस टाइप होता है कि कम होता है उससे। एंड मैम, इस पॉडकास्ट के बाद जो आपने बोला कि आपके हस्बैंड आपके कभी पैर भी दबाते हैं एंड आपके लिए खाना बनाते हैं, तो शायद इसके बाद और भी ज़्यादा लोग टारगेट करेंगे। पैर दबाने को लोग पता नहीं क्यों इतना बुरा मानते। पैर दबाना इन द सेंस कि अगर मैं पेन में हूँ, इट्स नॉट अबाउट पैर दबाना, इट्स अबाउट कि जब मैं पेन में होती हूँ, मेरा सर दुख रहा है, मेरी कमर दुख रही है या मेरे पैर दुख रहे हैं, तो वो ये नहीं सोचते कि मैं इसका पति हूँ, मैं क्यों इसकी ये सेवा करूँ। वो ये सोचते हैं कि ये मेरी पार्टनर है जो कि पेन में, और वो मेरी हेल्प कर रहे होते हैं उस समय। बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं जो मैंने अपनी लाइफ में लिए हैं जिसके लिए मेरे हस्बैंड एग्री नहीं करते थे, लेकिन क्योंकि उसमें मेरी खुशी थी उन्होंने एग्री किया है उस चीज़ में। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो एग्री नहीं करते हैं, मैं एग्री नहीं करती हूँ, लेकिन मैं उनके लिए करती हूँ। तो ये गाड़ी जो चल रही है ना जीवन की, ये एक्चुअल में जो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं ना कि शादी एक रेलगाड़ी है और पति पत्नी उसके दो पहिए दो हैं, पहिए एक हैं, भी अगर ऊपर नीचे हुआ तो ये आगे नहीं बढ़ नहीं सकता। बढ़ सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि मेल ईगो जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय करता है। फीमेल ईगो भी, दोनों का ईगो है, अगर दोनों एक दूसरे को लेकर के ईगोइस्टिक है, शादी के ना 2 साल तक ये प्रॉब्लम आती है। आपको एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आती है, लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं, सब होते हैं। अगर आप 2 साल तक एक दूसरे को समय दे दें तो तीसरा साल आपका बहुत सुंदर होता है। और ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। तो मैं तो यही बोलूँगी आपकी ऑडियंस को भी कि आपकी जो भी लव लाइफ है या मैरिड लाइफ है उसको थोड़ा समय दीजिए, एक दूसरे को समझिए, ईगो को साइड रखिए। कौन ज़्यादा सक्सेसफुल है, कौन कौन कम सक्सेसफुल है, किसके पास ज़्यादा पैसा है। मैं इतनी ज़्यादा फेमस हूँ, मेरे हस्बैंड जो है वो बिल्कुल भी कैमरा के आगे नहीं आते। उनको वो बहुत ज़्यादा कैमरा कॉन्शियस हैं।
तो उनको कभी इस चीज़ से मेरे इनसिक्योरिटी नहीं होती है कि मेरी वाइफ मुझसे ज़्यादा फेमस है, या जब लोग मिलते हैं तो मुझसे बोलते हैं मैम आपके साथ फ़ोटो लेनी है, और कोई हो तो हस्बैंड ये हो कि देखो इसको लोग पूछ रहे हैं, मुझे नहीं पूछ रहे हैं, बट उनके अंदर ये चीज़ नहीं है, उल्टा वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दैट्स ग्रेट। हाँ, कि मेरी वाइफ है, तो ही सेइंग दैट आई एम अ प्राउड हस्बैंड, और अब मैं बहुत ज़्यादा प्राउड करता हूँ आपके लिए। मैम कई सारे लोग बोलते हैं कि आप क्लासेस में बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करती हैं, अच्छा, आप एरोगेंटली बिहेव करती हैं, ओके, एंड जो ब्राइड है एंड जिसके अपार्ट जो आप बुकिंग्स वगैरह लेती हैं तो उसमें आप खुद मेकअप नहीं करती बल्कि असिस्टेंट को भेज देती हैं। ओके, ठीक है, इसका आंसर दूं मैं, क्योंकि मुझे जेन्युइनली इसका आंसर देना है। बिल्कुल मैम, क्योंकि आपके जो फॉलोवर्स हैं वो भी जानना चाहते हैं, हमारी बिल्कुल ऑडियंस भी बिल्कुल, जानना चाहती है। मुझे इस इंडस्ट्री में 5 साल हो गए हैं, और आज तक मैं अप्रॉक्सीमेटली 500 to 600 ब्राइड्स कर चुकी हूँ। अगर एक ब्राइड आ करके ये चीज़ बोल दे कि मैम ने हमारा मेकअप नहीं किया है, तो आप जो बोलोगे मैं हार जाऊंगी। आज तक का रिकॉर्ड है कि मेरे यहाँ पर एक भी ब्राइड ऐसी नहीं हुई है जिसका मेकअप मैंने खुद ना किया हो और मैंने अपने असिस्टेंट से मेकअप करा लिया हो। ये सवाल मुझसे भी क्लाइंट्स पूछते हैं कि मैम आप ही करोगे ना मेरा मेकअप, ऐसा तो नहीं कि आप अपने असिस्टेंट से मेरा मेकअप करवा दोगे। ब्राइड ने मुझे पैसे दिए मेकअप कराने के लिए, अगर वो मुझे 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपए दे रही है तो वो मुझसे मेकअप कराने के लिए कर रही है, और ये होता है। आपने जो सवाल किया है ये बिल्कुल जेन्युइन सवाल है, ये होता है सैलून्स में कि मेकअप आर्टिस्ट मेकअप ले लेता है और अपनी जगह या तो असिस्टेंट को भेज देता है या असिस्टेंट से मेकअप करा लेता है। बिल्कुल, मेरे यहाँ पे ये आज तक नहीं हुआ है, ना ये आगे कभी होगा। क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ पर लिमिटेड ब्राइड्स ली जाती हैं एक दिन में, जितनी मैं हैंडल कर सकूं। हमारे यहाँ बुकिंग ही मना कर दी जाती है, कैंसिल कर दिया जाता है कि नहीं मैम हम आपका स्लॉट कंफर्म नहीं कर सकते। हम 3-3 4-4 महीने पहले से ऑलरेडी प्री बुक्ड हो जाते हैं। अगर मैं भी अपने आप भीड़ बढ़ूँ तो ज़रूर मैं भी कर सकती हूँ ये चीज़ कि मैं आधे मेकअप असिस्टेंट से करा रही हूँ, आधे मैं खुद कर रही हूँ, लेकिन मेरे यहाँ ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, और ये बिल्कुल झूठ है। आज तक एक ब्राइड भी ऐसी नहीं हुई है जिसका मैंने मेकअप नहीं किया। दूसरा जो आता है रूडनेस को लेकर के, ये एक ऐसा प्रोस्पेक्टिव है जो मेरे बारे में बहुत ज़्यादा बना हुआ है पूरे मार्केट में। मेरे पापा ने, और ईगो भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। हाँ, ईगो के लिए भी लोग ऐसा बोलते भी लोग हैं, बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बोलते हैं। मैं आपको उसका बहुत सिंपल शब्दों में जवाब दूंगी। अगर एक वुमेन गलत को गलत और सही को सही कहती है, तो जब आप उससे वार्तालाप में नहीं जीत पाते हैं तो आप उसको या तो ईगोइस्टिक बोल देते हो, या आप उसको बदतमीज बोल देते हो, या आप उसको घमंडी बोल देते हो। ठीक है, जब आप उससे कंपैरिजन नहीं कर पाते हो इन टर्म्स ऑफ एनीवन, या अगर वो आपको आपने गलत किया है और वो आपको बोल रही है कि ये आप गलत कर रहे हैं, तो आप उसको बदतमीज, ईगोइस्टिक, या आप उसको यही बोलोगे, रूड बोलोगे। और ये मेरे क्लाइंट्स जानते हैं, मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं कि मैं कितना रूड हूँ। मैं क्लास में स्ट्रिक्ट हूँ, नो डाउट। क्यों? क्योंकि अगर एक टीचर स्ट्रिक्ट नहीं होगा क्लास में तो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा, बच्चा पढ़ेगा नहीं, काम नहीं करेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा। और मेरा मोटिव है अपने बच्चे को करियर पे एक ऐसे मुकाम पे पहुंचाना कि वो खुद ब्रेड ओनर हो सके। एंड आप अगर उसको फ्री छूट अगर आप क्लासेस में अगर उसको देंगे बिल्कुल, तो फिर वो फीडबैक भी कहीं ना कहीं मार्केट में जाएगा तो बेकार फीडबैक भी देखिए देगा। जो टीचर हमारे एकेडमिक्स के टाइम पे हमारे साथ स्ट्रिक्ट था, जो मारता था, जिसका हमें डर रहता था, उसका होमवर्क हम पहले करते थे। हमें जो लगता था कि ये ऐसा ही है, उसका होमवर्क हम टिरका देते थे। सेम एज विद मी ऑल्सो। तो मैं अपनी क्लासेस में बहुत स्ट्रिक्ट रहती हूँ। अगर मुझे मेरे यहाँ पे बच्चा आया है, 2 महीने का मेरे यहाँ कोर्स होता है, अगर मेरे यहाँ बच्चे ने ज्वाइन किया है 2 महीने बाद, आई विल मेक श्योर, मैं कभी टाइम भी नहीं देखती, 2 महीने का 3 महीने भी हो जाता है, आई विल मेक श्योर कि वो बच्चा इतना ट्रेंड होना चाहिए कि वो किसी का भी मेकअप कर सके और अपना खुद का करियर बना सके, पैरों पे खड़ा हो सके। मेरा ये मानना है कि औरतों को अपने पैरों पे खड़ा हो जाना चाहिए, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए किसी के भी ऊपर। मैम इस समय हमारी कंट्री में एक बहुत ज़्यादा टॉपिक ट्रेंडिंग में चल रहा है, सिया वाला। तो हमारे लड़कों का तो शादी पर से भरोसा ही उठ गया है, और एज अ वुमेन आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? और आपका भी एस से नाम शुरू होता है। ऐसे क्यों? मेरा नाम एस से नहीं स्टार्ट होता है। मैम सचिप्रा ब्राइडल मेकओवर। सचिप्रा मेरा नाम नहीं है, सचिप्रा मेरे सैलून का नाम है, मेरा नाम तो प्रज्ञा है। सचिप्रा के पीछे की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं आपके इस पहले सवाल का जवाब देना चाहूंगी। ओके। देखिए, किसी भी व्यक्ति को मारना किसी भी एंगल से करेक्ट नहीं है, रीजन कुछ भी हो। लेकिन जो ये स्टार्ट किया है ना लोगों ने कहना कि हमारा तो विश्वास ही उठ गया है शादी से, लड़के जो स्पेशली ये चीज़ बोल रहे हैं,
आपने मुश्किल से कितने ये वाले केस सुने होंगे पिछले कुछ टाइम से ही सुनने में आ रहे हैं, इससे पहले तो आते नहीं थे। होते तो बहुत सारे हैं बट ये हाईलाइट 2-3 केस ही दो तीन हो रहे हैं। 2-3 केस में लड़कों के अंदर इतना खौफ आ गया कि हम शादी नहीं करेंगे, लड़कियां ऐसी होती हैं वैसी होती हैं। अब आप ये सोचिए कि जो इतने पिछले टाइम से, इतने सालों से लड़कियां जल रही हैं, मर रही हैं, कभी दहेज के नाम पे फिजिकली अब्यूज हो रही हैं, रेप हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो कभी हाईलाइट नहीं हुआ। इतना हाईलाइट हुआ है बट कभी लड़कियों ने तो ये चीज़ नहीं बोली कि हम शादी नहीं करेंगे क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये कह देना, एक पूरे के पूरे सिस्टम को ही खराब कह देना। प्रॉब्लम शादी में नहीं है, प्रॉब्लम शादी करने के तरीकों में है, और इसमें सबका दोष है। इसमें लड़की वालों का भी दोष है और इसमें लड़के वालों का भी दोष है। लड़के वालों का क्या दोष है? लड़के वालों की चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं, लड़की वालों की चीज़ें हाईलाइटेड नहीं होती हैं। ठीक है, लड़के वालों के लिए क्या बोला जाता है कि ये दहेज मांगते हैं, इनका जो है ये मारपीट करते हैं। ट्रू, मानती हूँ उस चीज़ को, लेकिन लड़की वाले भी कहीं से सही नहीं है। लड़की वाले ये नहीं देखेंगे कि लड़के का नेचर कैसा है, लड़के का प्रोग्रेस स्किल कैसा है, लड़के के पास कितनी जायदाद है, उसकी कैसी जॉब है, कितनी सैलरी है, कितना कमाता है, लड़के का पिता कितना कमाता है, 2 भाई तो नहीं है, बहनें तो नहीं आती जाती हैं, क्या है? आप पहले से ही घर तोड़ने की बातें कर रहे हैं। True. आप भी तो ये एक पूरा सिक्योरिटी वाला आप फेज लेकर के जा रहे हो ना, कि हमारी लड़की जिस घर में जाएगी उसको सारी सुख सुविधा मिलनी चाहिए। उसके लिए आप क्या करते हो? एक लड़का जो भी बहुत, सपोज फॉर एन एग्जांपल, आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक बिगिनर बिजनेसमैन हो, एक सरकारी नौकरी में सपोज दैट ये भैया हैं, आप बोलोगे भैया मुझे कुछ दहेज नहीं चाहिए, मुझे लड़की अच्छी चाहिए है, वो बोलेगा मुझे 20 लाख दहेज चाहिए, आपके यहाँ शादी नहीं होगी, वहां शादी हो जाएगी। क्यों? आज का जो पॉडकास्ट है बुंदेलखंड बांदा के साथ साथ यूपी और ये जो पॉडकास्ट लोग देख रहे हैं, बहुत सारी महिलाओं, बहुत सारी गर्ल्स को इंस्पायर करेगा एंड उन पेरेंट्स को भी एक संदेश देगा जो अपनी गर्ल्स को, या उन भाइयों को भी संदेश देगा जो अपनी बहनों को सपोर्ट नहीं करते हैं उनके ड्रीम्स को कंप्लीट करने में। थैंक यू सो मच आपका कि आपने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है मेरी बातें रखने के लिए, एंड आपकी टीम भी बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू सी द पीपल लाइक यू जो इतनी छोटी सी जगह में इतना अच्छा काम कर रहे हैं। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग बांदा से कुछ भी आगे करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जब मैं दिल्ली में थी लोग बोलते हैं बांदा, वो कहाँ है? बांद्रा, मुंबई के पास वाला बांद्रा। मैम एक चीज तो और, अभी भी मैं अगर बात करता हूँ तो लोग बोलते हैं बांदा, तो बोलते हैं ये कहाँ पे है? बिल्कुल। तो अभी जो फिर मैं उनको ये बोलता हूँ जहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री जी 2 बार आए ना, वो बांदा, तो उनके माइंड में थोड़ा सा था, अच्छा वही वाला बांदा के लोगों में बहुत दम है और बांदा के लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं। स्टार्टिंग बहुत से लोगों ने किया है और अब आप लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, सो आई एम रियली हैप्पी एंड आई रियली वांटेड टू कांग्रेचुलेट फॉर यू, विशिंग यू अ वेरी गुड लक। आपका ये पॉडकास्ट चैनल बहुत आगे जाए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।